नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। यूपीए की सबसे भरोसेमंद घटक डीएमके अब कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पर नानुकुर कर रही है। राहुल के लिए खुलकर बैटिंग कर चुके डीएमके नेता स्टालिन ने आज कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कभी नहीं कहा कि वो पीएम उम्मीदवार हैं। ऐसी ही बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने भी आज कह दी। कांग्रेस के साथ कर्नाटक में सरकार चलाने वाले कुमारस्वामी ने कहा कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। यही नहीं, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस के पैरों के नीचे से बिहार की सियासी जमीन खिसक चुकी है, तो सीट बंटवारे से पहले आरजेडी तक धौंस दे रही है। कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण के दौरान दिखी विपक्षी एकता और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद राहुल का चढ़ता ग्राफ कोलकाता की रैली तक पहुंचकर ठिठक गया है। ममता के मंच पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, मायावती भी कोलकाता जाने से परहेज करती दिखी। कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ जाने से पहले ही इनकार कर दिया है। तो क्या यह माना जाए कि एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का कोई एक चेहरा नहीं होगा? जनता के सामने विकल्प के रूप में कौन होगा? ममता की रैली के बाद डीएमके और जेडीएस के रुख से कई सवाल खड़े होते हैं, जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या मोदी के खिलाफ पीएम उम्मीदवार राहुल के नाम पर विपक्ष एकजुट नहीं है? क्या रैली के जरिए ममता बनर्जी ने खुद को महागठबंधन के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की? और क्या क्षेत्रीय दलों के नेताओं की गुपचुप दावेदारी मोदी की चुनौती पर भारी पड़ेगी? राहुल के नाम पर फूट, कैसे हो महागठबंधन एकजुट? और इन सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। राहुल के बाद ममता के मंच पर जाते ही बदल गई डीएमके नेता की बोली। இந்தியாவினுடைய அடுத்த பிரதமர் ராகுல் காந்தி தான் என்று சொன்னாரு, சொல்லலாமா கேட்டாங்க. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் சொன்னப்போ இதை சொல்லலாமான்னு எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் கேட்டாங்க. मैं ये कहा था कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी भी आज भी हम ये कह रहे हैं, मगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है, ये सब बातें जो थी ये विरोधी पक्ष बीजेपी की तरफ से ये अफवाहें थी। இந்தியாவினுடைய அடுத்த பிரதமர் ராகுல் காந்தி தான் என்று சொன்னாரு, சொல்லலாமா கேட்டாங்க. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் சொன்னப்போ இதை சொல்லலாமான்னு எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் கேட்டாங்க. स्टालिन ने जब देखा कि इतना बड़ा जनसमूह वहाँ कलकत्ता में और जहाँ भारत के सभी नामवर नेता बीजेपी को छोड़कर मौजूद थे, उस मंच से ये आवाज़ उठी है कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, या हम में से सब प्रधानमंत्री की रेस में है। किसी का भाई ये नहीं फर्क कि भाई ये बन सकता है नहीं बन सकता, वो सवाल ही नहीं। प्रधानमंत्री की रेस नहीं लगी है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, राहुल के नाम पर फूट, कैसे हो महागठबंधन एकजुट? இந்தியாவினுடைய அடுத்த பிரதமர் ராகுல் காந்தி தான் என்று சொன்னாரு, சொல்லலாமா கேட்டாங்க. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் சொன்னப்போ இதை சொல்லலாமான்னு எல்லா பத்திரிகையாளர்களும் கேட்டாங்க. शरद पवार जी ने तो अपने भाषण में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सारे देश को ये संदेश दिया है कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, A to Z, ये सब के सब यहाँ 1 पॉइंट प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए आए हैं। हम में से कोई भी दावेदार आज नहीं है। दावा तब होगा जब जनता का मत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने जा रहे हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की योग्यता को भी मानदंड मान लूं ना, तो कम से कम 4 दर्जन उम्मीदवार हैं जो बेहतर काम कर सकते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तारीख, मंच और हवा बदलते ही महागठबंधन सुर बदलने वालों के मंच में बदल गया है। दावा ये कि हर पार्टी का नेता पीएम बनने के काबिल है। कम से कम 4 दर्जन तो हैं ही। तो क्या चुनाव नतीजों के बाद लकी ड्रॉ से निकलेगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा?
सेनापति तय नहीं है। शादी की तैयारी हो गई, बैंड बाजे बज रहे हैं, बाराती खड़े हैं, घोड़ी आ गई, बैठेगा कौन, ये तय ही नहीं है। बोले वो बाद में देखा जाएगा। दिल नहीं मिले, केवल हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता। हाँ गठबंधन ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ गठबंधन ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ नहीं हो सकता। 7 दिन होते हैं हफ्ते के, और 7 दिन में आप पीएम एक दिन कर लो। ये बीजेपी का बड़ा सुझाव है, हम लोग दिल वाले हैं। सोमवार को ममता जी बन जाए, मंगल को मायावती जी बन जाए, बुध को अखिलेश यादव जी बन जाए, बृहस्पतिवार को चंद्रबाबू नायडू बन जाए, शुक्रवार को केजरीवाल जी बन जाए, क्योंकि सरकार काम नहीं करती, सैटरडे संडे है उस दिन राहुल गांधी बन जाए। बात तो सही है, महागठबंधन का सपना देखने वाले हर मंच से चीख रहे हैं, जनता से कह रहे हैं हमें जिता दो, फिर हम प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। ये सब तब और उलझ जाता है जब राहुल गांधी के साथ नजर आने वाले किसी और का नाम आगे बढ़ाने लगते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाले कुमारस्वामी तो अब ममता में उम्मीद देखने लगे हैं। आज उन्होंने कहा ममता बनर्जी अच्छी प्रशासक हैं और उनमें देश का नेतृत्व करने की पूरी क्षमता है। यूपी में गठबंधन से कांग्रेस को दूर रखने वाले अखिलेश भी अब राहुल का नाम लें तो किस मुंह से। उन्हें बुआ मायावती से लेकर पापा मुलायम जैसे विकल्प दिखते हैं। हमारा पुराना इतिहास भारत का बताता है कि नेतृत्व जनता अपने आप तय कर लेती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम लोगों पे कितनी चॉइस है। सवाल उठता है कि राहुल के नाम पर हिचक क्यों? क्या राहुल की नेतृत्व क्षमता पर विपक्षी दलों को भरोसा नहीं है, या फिर कमजोर कांग्रेस में विपक्ष के दल अपना अपना मौका देख रहे हैं? सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को सिर माथे पर बिठाने वाली आरजेडी भी घुड़की देने से बाज नहीं आ रही। हमारा उद्देश्य है कि ये तानाशाही निजाम से निजात पाएं, तो आपको ये तय करना होगा ना कि किस राज्य में कौन सक्षम है, किसका आधार समूह ज्यादा प्रबल है। सिर्फ उन्होंने संकेत दिए और वो दोनों चीजें एक साथ देखिए। एक तरफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस शायद एकमात्र विकल्प है पूरी ऑल इंडिया अलायंस को लीड करने में, और दूसरी तरफ उन्होंने एक बात रखी कि कांग्रेस को भी जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए बड़े दिल का परिचय देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि प्रधानमंत्री पद की होड़ में मोदी और राहुल के अलावा कोई तीसरा नाम भी है। जिनको बीजेपी पसंद है वो नरेंद्र मोदी के साथ वाले गठबंधन में जाएंगे। जिन्हें नरेंद्र मोदी बीजेपी विचारधारा पसंद नहीं है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व वाली गठबंधन में आएंगे। इसमें कोई शक शंका तो कहीं है ही नहीं। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के रूप में मोदी को तगड़ी चुनौती दे पाएंगे? और अब आज का हमारा सवाल सुन लीजिए। हमारा सवाल है, क्या राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी को तगड़ी चुनौती दे पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर भी हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। #HTP और #मोदी वर्सेस महागठबंधन के जरिए आप अपनी राय हमारे कार्यक्रम में दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आमिर हैदर जैदी साहब हैं, प्रवक्ता CPI के, साथ ही AK वाजपेयी साहब, प्रवक्ता LJP के। आप दोनों का स्वागत। साथ ही हमारे साथ आज डिबेट में जुड़ रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, साथ ही मनोजीत मंडल TMC सपोर्टर, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा आज हमारे साथ पैनल में शेष नारायण सिंह, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, और थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ इस लाइव डिबेट में शामिल होंगे। प्रेमचंद मिश्रा जी, शुरुआत आपसे। राहुल गांधी को हम पीएम उम्मीदवार के तौर पर हमने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है, ये स्टालिन का स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? प्रेमचंद मिश्रा जी। सबसे पहले मैं आपकी चिंताओं का बड़ा सम्मान करता हूं कि राहुल जी को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लेकर कितनी चिंतित हैं आप। इस विषय पर आज डिबेट कर रहे हैं।
मेरा स्पष्ट मानना है कि यह चुनाव राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, जहां हम प्रधानमंत्री के कार्यों की समीक्षा करते हैं और प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करते हैं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। हम उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे लगभग 1 दर्जन से अधिक सहयोगी आज के डेट में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारे और भी कई मित्र दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत रूप से खिलाफ हैं। और इस देश में जो परिस्थितियां, पिछले लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, जब हमारे सबसे बड़ी हार हमको हुई, और मोदी जी को 15 करोड़ के करीब वोट मिला था। प्रेमचंद मिश्रा जी, हमें उसी गैप को भरना है और वहां से हम 30 सेकंड से ज्यादा आप बोल चुके हैं, लेकिन जो मेरा मौलिक सवाल था उस पर आपने उत्तर नहीं दिया। डीएमके स्टालिन वही तो मैं को कहना चाह रहा ऐतराज हूं, क्या है राहुल गांधी के उम्मीदवारी को लेकर? बुराई सुनना चाह रहे हैं। ऐतराज क्या है? बुराई नहीं सुनना चाह रहे हैं, सही विश्लेषण चाह रहे हैं आप करें और सवाल पर करें। आप अपना जरूर आप दे सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन सवाल पर तो रहिए, मौलिक जो पूछा गया है। आप लगातार आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, आपके पास पावर, मेरा आवाज म्यूट कर दीजिए, सुन तो लीजिए, जब सवाल किया सुन लीजिए। अरे 1 मिनट भी तो दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने या यूपीए ने या हमारे सहयोगी दल के नेताओं ने क्या ये तय किया है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी और जो देश के साथ धोखाधड़ी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हम उस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। उसके कई तरीके होते हैं। मैं तो अपना आधार बता रहा हूं कि हमें 11 करोड़ मतदाता 2014 में मेरे साथ रहा, जब हम सबसे बुरी हार को प्राप्त किए, और उसके बाद हम कई राज्यों में फिर जीत कर आए हैं जहां हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया है। तो कांग्रेस प्रगति की ओर जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगी प्रेमचंद मिश्रा जी। ये सवाल इसलिए बेसिक है, इसलिए वाजिब है, क्योंकि दिसंबर 2018 में तमिलनाडु की ओर से राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी की पेशकश करता हूं, ये स्टालिन का स्टेटमेंट आया था, जिससे अब वो मुकर रहे हैं। ये मुकरना क्यों? नहीं, आप इसे मुकरना कहती हैं, मैं इसे रणनीति का हिस्सा मानता हूं। जो हमारे विश्वसनीय और ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस पार्टनर हैं, उनके बारे में सवाल आप खड़ा कर सकती है, हम नहीं कर सकते। जेडीएस बेहतर शासक दिखती है ममता बनर्जी के साथ भी बहुत पुराना गठबंधन है और वो आगे भी रहेगा, वो आगे भी रहेगा। अच्छा, ये बताइए प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रधानमंत्री ना आप डीएमके पे बोल रहे हैं, ना जेडीएस पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी के चेहरे की विश्वसनीयता पर नहीं है कोई शक को शुबा है क्या? आपके क्षेत्रीय दल, तो घटक दल आपके साथ जुड़ते दिख रहे हैं। ये तमाम पार्टियां और इसके नेता हमारे साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कह के कंक्लूड करता हूं, आम जनता प्रधानमंत्री चुनेगी। आम जनता मोदी का रिप्लेसमेंट खोज लिया है। अभी आपने बखूबी कहा कि रणनीति है, लेकिन ये कैसी रणनीति है कि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी के चेहरे पर ही किसी को भरोसा नहीं है? ये कैसी रणनीति है? आम जनता को भरोसा है, आम जनता को भरोसा है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी के बीच में ही होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के चुनाव होते हैं, ये लोकसभा के चुनाव है, यह विधानसभा का और मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। हमारे कई साथी इंपॉर्टेंट कई राज्यों में मजबूत पार्टियां हैं, कह रहे हैं ये जनता का भरोसा है, यही है भरोसा, इसी तरह से दिखाया जाता है भरोसे को। देखिए, आप याद करिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। फिर जब प्रेशर आया, लोगों के बयान आने शुरू हुए, तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अब आप सुन लीजिए ना मिश्रा जी, अब आप सुन लें, जवाब दे देना। फिर उन्होंने विड्रॉ किया। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? क्यों आपका बयान नहीं आया था राहुल गांधी का? प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बिल्कुल बयान आया था राहुल गांधी का कि हम प्रधानमंत्री की चाहत रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा लंदन में थी या पता नहीं जर्मन में थी, बाकायदा बयान आया। उन्होंने क्या सवाल है इसमें? उन्होंने कहा, सुनिए, उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा है वो सारी जनता ने सुना है, देश की और विदेश की सारी जनता ने, उसको छोड़िए। उसके बाद शरद पवार का बयान आया, ममता बनर्जी का बयान आया, मायावती का बयान आया, अखिलेश का बयान, सब लोगों का बयान आया। किसी को राहुल का नेतृत्व स्वीकार नहीं है और इसीलिए उस बात को उन्होंने पीछे किया। लेकिन हम दूसरी बात पे जाते हैं। हम ये कहते हैं ये महागठबंधन के जितने नेता, कल भी आपने रैली देखी, इससे पहले कर्नाटक में भी रैली देखी, एक ही बात कहते हैं, मोदी हटाओ, असम गण परिषद। अरे भाई, मोदी हटाओ तो किस लिए हटाओ? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज यूपी में गाली दे रहा है। दूसरी बात आपने ये देखी होगी, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि देश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। बिकॉज ये इसलिए नहीं कह सकते, बिकॉज इनका खुद का देखिए आप इतिहास क्या है।
राहुल गांधी बेल पे, सोनिया बेल पे, अखिलेश यादव FIR 477 का घोटाला, उससे पहले गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, मायावती पे डिस्प्रपोर्शनेट असेस का घोटाला, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने तो और हद कर दी। उन्होंने कहा कि CBI करप्शन के केसेस हमारे स्टेट में नहीं करेंगे और एंट्री बंद कर दी उन्होंने। एक एक कर बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, लगातार बोले जा रहे हैं। प्रेमचंद जी सुनिए, आप सुन लें फिर जवाब दे दें। उसके बाद ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने भी अपने स्टेट में आपके पास 30 सेकंड इन्हें दीजिए। 2014 में 30 सेकंड वाजपेयी साहब को दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। जवाब दे देना वाजपेयी साहब। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इन लोगों का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि मोदी जी को हटाइए। मैं उससे ये पूछता हूं, और जब इनसे पूछा गया कि भाई क्यों हटाइए मोदी के, तो सबने कहा संविधान जल रहा है, देश को बचाना है। मेरे को एक उदाहरण दीजिए, आप हमें एक उदाहरण दीजिए कि संविधान के साथ हमने कहां छेड़छाड़ की है। संविधान के साथ 2 अमेंडमेंट आई हैं। एक अमेंडमेंट आई 10% रिजर्वेशन में, जिसमें पार्लियामेंट में सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया है। उसके बाद दूसरी जो अमेंडमेंट आई, वो ट्रिपल तलाक पे लाने की कोशिश गई, वो राज्यसभा में अटका हुआ है। तो हमने कौन सा देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दिया है? फिर कहते हैं ठीक है। प्रेमचंद मिश्रा जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आमिर जैदी साहब के पास जाऊंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं प्रीति जी कि 2014 में जो लोग मोदी जी के साथ थे वो उनसे क्यों अलग हो रहे हैं एक एक करके। हमसे तो मेरा कोई साथी जो अलायंस पार्टनर मेरा 2014 में था, हमसे अलग नहीं हुआ है। हमारे तरफ इनकमिंग फैसिलिटी बढ़ी है, इनके यहाँ से आउटगोइंग स्टार्ट हो गई है प्रीति जी। टीडीपी जैसी पार्टी इनकी से छोड़ गई, आरएलएसपी छोड़ गई, गण परिषद के लोग छोड़ गए, पीडीपी अलग हट गई, शिवसेना रोज धमकी दे रहा है। और यूपी में जो सातवीं है राजभर जी, इवन अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल जी, वो अलग हट रहे। आप कहाँ हैं? अरे भाई, जबरदस्त बोला आपने बीजेपी को लेकर, बहुत अच्छा बोला। मनोजीत मंडल से भी मैं आपके पास आपकी बात करवाऊंगी। मनोजीत मंडल, इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा है महागठबंधन में, तो ममता के मंच पर क्यों नहीं दिखे थे कांग्रेस के राहुल गांधी या सोनिया गांधी? प्रेमचंद जी, ये सवाल आपसे होगा, और बेहतर कैंडिडेट के तौर पर ममता बनर्जी को जिस तरह से जेडीएस कह रही है, उस पर भी विश्लेषण करेंगे। मोदी हटाओ, असम गण परिषद, अरे भाई मोदी हटाओ तो किस लिए हटाओ, ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। रोज यूपी में गाली दे रहा है। दूसरी बात आपने ये देखी होगी, किसी नेता ने ये नहीं कहा कि देश में भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। बिकॉज ये इसलिए नहीं कह सकते, बिकॉज इनका खुद का देखिए आप इतिहास क्या है। राहुल गांधी बेल पे, सोनिया बेल पे, अखिलेश यादव FIR 477 का घोटाला, उससे पहले गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, मायावती पे डिस्प्रपोर्शनेट असेस का घोटाला। डिबेट में सुधांशु जी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोजीत मंडल, आपका रुख करूंगी, जरा ये बताइए, ममता बनर्जी की महारैली में न राहुल गांधी पहुंचे न सोनिया गांधी पहुंची। जरा बता दीजिए, इस महागठबंधन में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी बड़ा चेहरा है या ममता बनर्जी? क्या सोचती है टीएमसी? देखिए, ये तो बीजेपी का नैरेटिव है। बीजेपी किसी तरह भी ये करेंगे कि मोदी के खिलाफ कौन है। अरे मोदी के खिलाफ तो पूरा जनता है, जनता तैयार करेगी ना प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। है हम लोगों का नैरेटिव बिल्कुल साफ है। जो बीजेपी नहीं है हम लोगों का नैरेटिव है, जो बीजेपी ने नहीं किया हम लोग करेंगे, और जो बीजेपी ने किया है हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीबीआई को ठीक से रेस्टोर करेंगे, कोर्ट्स को हम रेस्टोर करेंगे, ये जीएसटी का जो घपला रेस्टोर करेंगे, नोटबंदी का जो घपला कौन होगा आपकी तरफ से? ये सब हम बहुत बेसिक सा सवाल है, आप बार बार घुमा दे रहे हैं बीजेपी की तरफ। आप ये बताइए ना कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर आपको भरोसा है या फिर आपको ममता बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है? ओ मैडम जी, रिजर्वेशन तो हुआ नौकरी के लिए 10%, प्राइम मिनिस्टर का चेयर के लिए तो रिजर्वेशन नहीं हुआ है। बीजेपी का सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, रिजर्व कर दिया है। लेकिन ये रिजर्वेशन तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ये इस देश का हर कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और वो ये जो मोदी साहब है उनसे अच्छा चलाएंगे। मनोजीत मंडल, रिजर्वेशन पर डिबेट नहीं है ना, होगा। आप ये बताइए ना, अगर अच्छा सुनिए, सुन लीजिए, ममता बनर्जी के साथ है ना महागठबंधन का हर क्षेत्रीय दल, और कांग्रेस भी है ना? हाँ है ना? तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इतनी बड़ी रैली हो रही थी, सब बड़े बड़े चेहरे थे, क्यों नहीं थे वो उस महारैली में? तो उनका राहुल गांधी देश में नहीं थे, उनका मैसेज आपने पढ़ा नहीं ना, कि आपका पढ़ा नहीं आता है? सोनिया जी ने मैसेज भेजा था, आपने सुना नहीं? आपको सुनना चाहिए थे। और आप 25 लाख लोग नहीं देखे?
ये कैसे 25 लीडर थे, 25 दलों का, अच्छा, मैसेज से 25 संतुष्ट लाख है ना लोग थे। और आप इस मैसेज से संतुष्ट है ना? सूचना हुई है, आप इस मैसेज से संतुष्ट है ना मनोजीत मंडल? ये क्रांति दिल्ली तक जाएंगे, ये क्रांति दिल्ली तक जाएंगे, तब भी रोकेंगे। तो टीएमसी नेता राहुल गांधी को नेता मानते हैं ना? 125 साल मनोजीत मंडल, बंगाल में आजादी, मनोजीत मंडल, टीएमसी मानती है ना राहुल गांधी को नेता? राहुल गांधी जी कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन का सबसे बड़ा नेता है। कौन होगा ये इलेक्शन के बाद तैयार किया जाएगा। एक बात साफ है, इस देश का नेता नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होंगे आफ्टर मई 2019। चलिए ठीक है, आप बड़े उससे कह रहे हैं, लेकिन आपने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। आप जरूर बीजेपी को घेरते आए। सुधांशु जी, मुझे हंसी आ रहा है, डीएमके, आप लोग कितना ठीक है, डीएमके और जेडीएस के बयान क्या बताते हैं महागठबंधन को लेकर? राहुल गांधी के चेहरे पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, 25 लाख लोग। आपकी टर्न खत्म मनोजीत मंडल, सुधांशु जी की बारी है, प्लीज अपनी टर्न पर बोलिए। सुधांशु जी, वो जो एलजीपी के प्रवक्ता बैठे हैं ना, वो तो सुधांशु जी घर में झांक के देखते हैं, खुद के घर में देखिए आप लोगों के पास कितना है। आप लोगों का नंबर सिर्फ 2-3 है, आप देखते जाइए भाई साहब। आपने खुद के घरों में देखिए, हंसी आते हैं। बिल्कुल हम उत्तेजित नहीं है, हंसी आते हैं आप लोगों के इस तरह के प्रश्न से। देखिए मनोजीत मंडल जी जो बात बोल रहे हैं उस पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कुछ बातें इन्होंने अभी बोली कि साहब सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हैं, तो हम भी मानते हैं, मगर उसके साथ एक बात और स्पष्ट कर दीजिए, इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन? कांग्रेस पार्टी, जिसका सबसे बड़ा नेता, ये मेरी आवाज रही को हो रही, इसको ठीक करवा दीजिएगा, और उस कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन? राहुल गांधी। मगर वो सीनियरिटी में, आयु में, अनुभव में, परिपक्वता में, राजनीतिक योग्यता में जितने भी नेता बैठे हुए थे मंच पर, सबसे जूनियर बताइए, ममता जी ज्यादा सीनियर या राहुल गांधी? शरद पवार जी ज्यादा सीनियर या राहुल गांधी? चंद्रबाबू नायडू ज्यादा सीनियर या राहुल गांधी? मायावती जी ज्यादा सीनियर या राहुल गांधी? इसका मतलब सबसे बड़े दल का नेता सबसे छोटा। और दूसरा, एक वाक्य पूरा कर दूं, अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। अब आप ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री, आपके दिल की इच्छा क्या है, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हो या पश्चिम बंगाल से? जवाब दे दीजिए। हम लोगों का दिल का इच्छा बिल्कुल साफ है कि जो मोदी साहब है वो प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि उनके जो पॉलिसीज है देश को बिल्कुल डुबा दिए हैं। और सुनिए, यहां पर फिर से हम एक बोलेंगे, प्रधानमंत्री से कोई एक पार्टी नहीं तैयार करेगी, ये 26-25 और ज्यादा हो गए, क्या करीब करीब 40 पार्टी हो गए, सब एक साथ मिलकर डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे। ये आपकी तरह, आपकी पार्टी की जिस तरह से रिजर्वेशन हो गया है, सिर्फ एक ही है, लेकिन है बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत सीनियर। भाई साहब सुनिए, सुधांशु जी, आपको भी पता है इतिहास, 2013 से पहले मोदी साहब को कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं मानते हैं, और 2002 से पहले मोदी साहब को नेशनल पॉलिटिक्स में कोई पहचानता भी नहीं था, ये भी इतिहास है। मनोजीत मंडल, आज डिबेट प्रधानमंत्री मोदी कब क्या क्या थे, कब कब क्या क्या नहीं थे, उस पर नहीं है ना, नहीं है, उस पर डिबेट नहीं है। महागठबंधन में कौन चेहरा होगा उस पर डिबेट है। आमिर जैदी साहब, लकी ड्रॉ से होगा क्या कैंडिडेट का फैसला? कि प्रधानमंत्री का चुनाव चुने हुए एमपी करते हैं, राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, ये हमारा संविधान कहता है। और जो पार्टियां यहाँ बैठ के संविधान के विरुद्ध काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री का चुनाव स्टूडियो में या पार्टियां कर रही हैं, वो संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। हमारा गठबंधन नीतियों से होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष नेता से नहीं होगा। हमारा सीधा मानना है, जो किसानों की बात करेगा, जो बेरोजगार युवाओं की बात करेगा, जो 5 साल तक सड़कों पर डंडे खाते रहे, दरोगा भर्ती 2016, सिपाही भर्ती 2013, सहायक अध्यापक, पीटीआई टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर, शिक्षा मित्र, जो इनकी बात करेगा उसकी बात होगी। ममता बनर्जी आपको पसंद है ना? फिर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना, ममता बनर्जी पसंद है ना? सुन लीजिए, मोदी पटना रैली, ममता बनर्जी पसंद है, मैं बोल रहा हूं। कोलकाता रैली के अंदर एक स्लोगन वहां उभरा, हम भी उसे मानते हैं कि मोदी जी संविधान विरोधी काम करते हैं निरकुश है, लेकिन ममता बनर्जी क्या फासिस्ट नहीं है? वो भी तो बंगाल के अंदर वही कर रही है जो मोदी जी देश के अंदर कर रहे हैं।
सवाल यहाँ मनोजीत मंडल जवाब दीजिए। सवाल यहाँ ये बनता है। दूसरे एक चीज और सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा। साहब राहुल गांधी को कोई नहीं पूछ रहा। अरे मोदी जी को तो बीजेपी के अंदर कोई नहीं पूछने को तैयार है। शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ के चले गए, छोड़ के जाने को तैयार है। अरुण शौरी जाने को तैयार है, यशवंत सिन्हा जाने को तैयार है। ये तो बीजेपी के लोग मोदी जी को नेता नहीं मान रहे, तो विपक्ष कैसे मानेगा? आपके एक एमएलए का नाम बताइए ना बंगाल में। आपके मेरे का किसका नाम है? अगर मोदी जी फासिस्ट है तो ममता बनर्जी भी फासिस्ट है। आप इतना मोदी जी संविधान अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो ममता बनर्जी भी नहीं कर रही है। और माननीय, और अभी आप बैठे हुए एक बुजुर्ग पत्रकार को उल्टा सीधा कह रहे थे। आपका फासिज्म तो वहां चमक रहा था। जिनका पूरा देश सम्मान करता है रामकृपाल जी का, उन्हें तुम कुछ और कह रहे थे। तो अपनी जबान संभालो ना। आपसे बड़ा फासिस्ट तो देश में पैदा ही नहीं हुआ। अभी राम बाम एक हो गए हैं बंगाल में। राम बाम बंगाल में राम बाम एक नहीं हुए। हम फासिस्ट ताकत के खिलाफ है। जितने मोदी जी के खिलाफ है उतने ही आपके खिलाफ है। हम इस देश के उस बेरोजगार युवा के खिलाफ है जो 5 साल तक सड़क पर डंडा खाता रहा और आप बैठे हुए ऐसी कमरों में राजनीति करते रहे। हम उस 2016 के अभ्यर्थी के 2013 अभ्यर्थी के साथ खड़े। हम किसान के साथ खड़े। जो किसानों की बात करेगा, पटना के कलकत्ता के अंदर मार्च हुआ, किसानों की बात हुई, बेरोजगारों की बात हुई। कोई एजेंडा है इनके पास? हर आदमी अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहता है। अरे भाई, प्रधानमंत्री का चुनाव देश के चुने हुए एमपी करेंगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी। और जो इस तरह से बात कर रहा है वो संविधान के और वो ये समझने की कोशिश कर रही है। आप दोनों, मनोजीत मंडल सुन लीजिए, आप दोनों को ही देश की जनता सुन रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि कौन सा महागठबंधन है जो आपस में ही लड़ने की कोशिश करता दिख रहा है। शेष जी, ऐसे होगा महागठबंधन वर्सेस मोदी? सीपीएम के साथ कोई महागठबंधन बंगाल में नहीं है। लेप के साथ कोई तो सुन लीजिए, हम फासिस्ट ताकतों के साथ गठबंधन करते भी नहीं है। जितने मोदी फासिस्ट है उतनी ममता बनर्जी भी फासिस्ट है। ऐसे फासिस्ट ताकतों की देश को आवश्यकता नहीं है जो संविधान सम्मत कार्य। ठीक है आमिरजादी, रुक जाइए। शेष जी, ये बंगाल में टीएमसी का कोई आपका जो ओरिजिनल सवाल, अरे चुप है, बेकार बात करता है। अभी बदतमीजी कर चुका है तुम एक सीनियर आदमी के साथ, बेवकूफ। चुप रहो। मैं कह रहा हूं, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। राहुल माइंड हिज लैंग्वेज। क्या? हु इज ही? हु स्पोक लाइक दैट? आई एम शेष नारायण सिंह। और तुमने अभी रामकृपाल सिंह से बदतमीजी की थी, उसको माफ नहीं किया जाएगा। माइंड योर लैंग्वेज। यस, आई एम माइंडिंग माय लैंग्वेज। अभी तुमने बदतमीजी की है। बात करो मुद्दे पे, बात करो मुद्दे पे। हाँ, चलो ना, तुम चुप रहो। इसको आवाज बंद करो। यू राहुल गांधी चैलेंज देंगे मोदी जी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो उनके स्टेट्स हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये देंगे अखिलेश मायावती, ये आपका ओरिजिनल जो सवाल है उस पर बात कर रहा हूँ। और बंगाल में ममता देंगी या सीपीएम देगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चैलेंज होगा, इसमें दो राय नहीं है। और एक बात बहुत क्लियर है कि मोदी जी को 2014 में देश ने विश्वास किया था और उनको ला के खड़ा कर दिया। आज माननीय सुधांशु त्रिवेदी यहाँ बैठे हैं, वो ये कहेंगे कि हमने बहुत काम किया। लेकिन भैया, जो कॉन्ट्रैक्ट में तुम बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट में बातें करके आए थे, एग्रीरियन क्राइसिस, किसानों की समस्या, 2 करोड़ नौकरियां हर साल और भ्रष्टाचार का खात्मा, इन 3 मुद्दों पे आप सन रहे और बाकी काम आप करते रहे। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी आज अब विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बने हैं। लेकिन एक टाइम था कि जिस तरह से फासिज्म की बुनियाद इस देश में उनकी ग्रैंड मदर माननीय इंदिरा गांधी ने डाली थी, जब इमरजेंसी उन्होंने लगाया था। आज तरह तरह के फासिस्ट लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में जो आतंक था, मुझे लगता है कि आप में से कोई नहीं उस वक्त रहा होगा। हम लोगों ने इसी दिल्ली में उस बदमाशी को देखा है। तो इसलिए भैया, डेमोक्रेसी की बुनियाद संविधान सम्मत तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनने दो और पहले से इंदिरा गांधी को थोप दो या किसी और को थोप दो, ये मत करिए। आपकी बातों पर दोनों ही प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आपसे बड़ा फासिस्ट तो देश में पैदा ही नहीं हुआ। अभी राम बाम एक हो गए हैं बंगाल में।
राम बाम बंगाल में राम बाम एक नहीं हुए, हम फासिस्ट ताकत के खिलाफ है। जितने मोदी जी के खिलाफ है उतने ही आपके खिलाफ है। हम इस देश के उस बेरोजगार युवा के खिलाफ है जो 5 साल तक सड़क पे डंडा खाता रहा और आप बैठे हुए ऐसी कमरों में राजनीति करते रहे। हम उस 2016 के अभ्यर्थी के 2013 अभ्यर्थी के साथ हम किसान के साथ करें, जो किसानों की बात करेगा। पटना के कलकत्ता के अंदर मार्च हुआ, किसानों की बात हुई, बेरोजगारों की बात हुई, कोई एजेंडा है इनके पास? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। सीधे रुक करेंगे सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, जो शेष नारायण सिंह सवाल कर रहे थे उसका उत्तर तो दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर लोकसभा में विपक्ष में इस वक्त मौजूद सबसे बड़ी पार्टी को बाकी गठबंधन के साथी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी होने चाहिए उम्मीदवार? वो कह रहे हैं रणनीति का हिस्सा है, नहीं बताएंगे। देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा स्वाभाविक कारण है। देखिए, ये एक यथार्थ है कि आज सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ही है विपक्ष में, और यदि विपक्ष का कोई गठबंधन बन सकता है जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो तो वो कांग्रेस ही हो सकती है। मगर एक विरोधाभास ये है कि आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी के पास है, जो आयु, अनुभव, प्रवृत्ति मतलब क्षमता और परिपक्वता में सबसे कम है। तो सबसे बड़ी पार्टी का नेता कद में सबसे छोटा है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इस गठबंधन को कभी अपना स्थायी स्वरूप पाने नहीं देगा। और अभी आपने देखी उसकी वानगी आपने देख ली। यहीं पर जिस ढंग से कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने देखा कि भाजपा विरोध के दो बड़े अलंबरदार वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस कैसे एक दूसरे को फारसी सुनाने लगे थे। अभी आपके सामने पैदा हुआ है। अभी मनोजीत मंडल जी ने कहा कि एक पोस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तृणमूल की जो जड़ें हैं वो आरएसएस में जाके मिलती हैं। के रूप में देश के अंदर 2 पार्टियां ऐसी हैं, आप पार्टी और तृणमूल पार्टी। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गंगोत्री जो है कि 2030 में भारतीय जनता आरएसएस ने आपने पैदा किया, आप ममता के और नक्सलवाद के साथ वामपंथ के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये मत दोष को मत धोखा दीजिए। अगर आप फासिस्ट है तो ममता भी फासिस्ट है। ममता बंगाल के अंदर वो तो हम क्या कराती है, हम तो ये कह ही रहे हैं ना, हम तो किसी के खिलाफ। ममता जी तो हमारे साथ थी, हम कब मना कर रहे हैं। मगर जब हमारे साथ थी तब वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए तब वो दुर्गा का अवतार के सामने फाइट आज वो दुर्गा का अवतार नहीं है। और जब हमारे विरोध में खड़ी है तो कहती है देखिए हम कैसे आते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। अब मैं दूसरी मैं अपना वक्तव्य पूरा करूं। देखिए अपने टर्म में बोलिए, मैं किसी के बोलने में हस्तक्षेप नहीं करता। जैदी साहब अपने टर्म में बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं, जैदी साहब आपने अपने टर्म का इंतजार करिए, आप सीनियर आदमी हैं। लगाती है वो संवैधानिक कार्य करती है, वो भी फासिज्म है। अगर मोदी जी फासिस्ट है तो ममता बनर्जी उससे बड़ी फासिस्ट। सुधांशु जी, बिल्कुल मैं आपकी बात का 100% समर्थन करता हूं कि ममता बनर्जी फासिस्ट अधिनायकवादी प्रवृत्ति दिखा रही हैं और संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग नहीं करना देना चाह रही हैं। उसी के साथ मैं ये भी कहता हूं कि देश के 2 ही प्रांत ऐसे क्यों हैं जहां राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति है, केरल और पश्चिम बंगाल, क्योंकि दोनों जगह वामपंथियों का वर्चस्व लंबे समय तक रहा। और जो कहते हैं कि आपके कार्यकर्ता की हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आरएस के मत मुकाबले जो कम्युनिस्ट खड़ा है, जो संविधान के रास्ते के बीच में खड़ा है। आप जब चाहते हैं संविधान को, 2013 से पहले किसी को पता नहीं था कौन प्रधानमंत्री है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई करिए तो वो वामपंथी ताकत भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इनमें से कोई बता सकता है? सुन लेते हैं। हाँ, नहीं बता सकता। प्रीति जी, क्या तरीका है जदी साहब, आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। मैं 2-3 बातें संक्षेप में कह रहा हूं। मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं। देखिए मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं, लगातार डिस्टर्बेंस हुआ, मैं वैसे भी देर से जुड़ा था। मैं एक वाक्य पूरा कर लूं। मैं कह रहा हूं 2030 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा कोई बता सकता? कोई नहीं बता सकता। मगर मैं बता सकता हूं, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ही रहेंगी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ही रहेंगे। अरे मनोजीत मंडल साहब, ये रिजर्वेशन तो आपने कर रखा है अपनी पार्टी के नेतृत्व को लेकर, और उसके बाद आज आप हमारे ऊपर ये बात कहें तो ये बात पूरी तरीके से आधारहीन नजर आती है। और आप लोग जो मोदी जी के विरोध आप बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप 2 आपसे ज्यादा लोकतंत्र हमारे यहाँ मौजूद है। एक तलवार से हम लोकतंत्र का भी सम्मान करते हैं, तलवार से एक दूसरे को निपटाने के लिए। जैसे अभी जैदी साहब और मनोजीत मंडल एक दूसरे को निपटाने की कोशिश कर रहे थे यहां लाइव डिबेट में। आप दोनों, अगर आप दोनों का एक दूसरे के साथ क्विज खेलना खत्म हो गया हो तो मैं प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रेमचंद मिश्रा जी, गठबंधन का सबसे मजबूत चेहरा राहुल गांधी है कि नहीं है? बिल्कुल है।
बिल्कुल हैं। तो फिर ममता के मंच पर क्यों नहीं दिखे राहुल गांधी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल जी यहाँ नहीं थे। हमने सबसे सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा था वहाँ। मैं इन बातों से पहले 2-3 चीज़ शॉर्ट में कह देता हूँ, जो बातें शेष नारायण जी ने उठाई और हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं सुधांशु जी, उन्होंने जो बातें कही हैं मैं उस पर संक्षेप में कह देता हूँ। शेष नारायण जी ने कहा इमरजेंसी में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, तो उन्हें यह भी याद होगा कि हमने उसके लिए माफ़ी मांगी और 2.5 साल के बाद ही देश की जनता ने पुनः इंदिरा गांधी को ही अपार बहुमत से सत्ता में बैठाया। यह भी एक सच्चाई है 80 में। अब आइए जो सुधांशु जी ने कही बात, सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े सलीके ढंग से बात करते हैं। मैं उनकी बातों का ही समर्थन करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ममता जी राहुल जी से सीनियर हैं, बिल्कुल सही बात है, सीनियर हैं। फारूक अब्दुल्ला जी सीनियर हैं, बिल्कुल सही कहा। शरद पवार जी सीनियर हैं, बिल्कुल सही कहा। यही बात मैं आपसे पूछता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या नरेंद्र मोदी से सीनियर नहीं हैं? मुरली मनोहर जोशी जी सीनियर नहीं थे? क्या आपके जसवंत सिंह जी राजस्थान वाले सीनियर नहीं थे? सुषमा जी सीनियर नहीं हैं? राजनाथ जी जिनके आप एडवाइजर हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी से सीनियर नहीं हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्यों बने? देश की जनता ने उनको वोट किया। यह चुनाव लोकसभा का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से अपदस्थ करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, चीजों को सिर्फ ये कहना कि एक व्यक्ति का एक्सेप्टेंस नहीं है, बाकी का नरेंद्र मोदी जी का कहाँ एक्सेप्टेंस था? क्या नरेंद्र मोदी जी का कोई एक्सेप्टेंस था बीजेपी के अंदर? आज भी नहीं है। आज भी भयभीत लोग घर में छुपे हुए हैं, चाहे आडवाणी जी हो चाहे जो जीतेगा उसे प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्या आपने ये तो परंपरा गलत है? सीनियर लीडर की कतार को घर बैठा दिया। जिस परंपरा को लेकर आप कांग्रेस को घेर रहे हैं, उसी परंपरा का तो निर्माण आप भी कर रहे हैं। ठीक है आमिर जैदी रुक जाइए प्लीज। आमिर जैदी प्लीज। सुधांशु जी आप भी तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है। जैदी साहब ठीक है, प्रेमचंद जी आपका पॉइंट क्लियर है। सुधांशु जी हाँ मैं बिल्कुल, देखिए मैंने जो पूरी बात कही थी प्रेमचंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आडवाणी जी सीनियर है, 1973 में पार्टी के अध्यक्ष बने थे, सबसे लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने बाकायदा चुनाव लड़ा। 2009 का चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। पार्टी ने 20 साल उनके नेतृत्व में काम किया, तो वरिष्ठता का पूरा सम्मान किया गया। और उसके बाद आडवाणी जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया था और नरेंद्र मोदी जी ने पैर छूकर आडवाणी जी से आशीर्वाद दिए थे, सबने देखा। मगर यहां हम दूसरी बात कही, वरिष्ठता नहीं कही, मैंने कहा वरिष्ठता, परिपक्वता, जी भी उम्मीदवार थे और समझदारी, अरे उनके बयान आए थे, वो रो रहे थे हर मायने में। अरे और यहाँ राहुल गांधी जैसे मत और अन्य नेताओं में 2014 में मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा कि आपने कहा, आप चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के मजबूरी के नेता हैं, छीनने वाले वो इस गठबंधन के मजबूती के नेता बन जाएंगे। तो मेरे विचार से ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती। और राहुल गांधी जी और मोदी जी का क्या तुलना हो सकती है? अरे भाई स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जितने राज्य कांग्रेस ने जीते थे, उससे ज्यादा राज्य मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने जीते और उससे ज्यादा राज्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी। नेता नहीं मान रहे, उनके कैबिनेट के राजभर नेता नहीं मान रहे, अनुप्रिया पटेल नहीं नेता मान रही है। कहां की बात कर रहे हैं सुधांशु जी? आप लोग अलग चले जा रहे हैं। गडकरी जी ने क्या कहा? महाराष्ट्र आप दोनों को मैं शांत कराऊंगी प्लीज। AK वाजपेयी साहब आप दोनों प्लीज चुप हो जाइए। सुधांशु जी, प्रेमचंद जी प्लीज। आमिर जैदी रुक जाइए। AK वाजपेयी जी, सुधांशु जी प्लीज। सर आप बहुत देर बोल लिए। प्रेमचंद जी रुक जाइए। AK वाजपेयी जी सीधा सवाल आपसे ये कि एनडीए को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है क्या? ये रामदास अठावले क्या कह रहे हैं? पुरानी दोस्ती याद दिला रहे हैं मायावती को कि तब भी तो आप साथ से आ जाइए। क्या है ये? भरोसा नहीं, डर गए हैं क्या आप लोग? देखो एक बात समझिए, गठबंधन एनडीए का भी है, लेकिन दूसरी तरफ कोई गठबंधन नहीं है जिसको महागठबंधन का नाम दे रहे हैं। देखो इनका रामदास अठावले के बयान पर बताइए। उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए रामदास अठावले की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है ना, वो गठबंधन। तो देखिए ना, अपने विचार तो रख ही सकते हैं, विचार रखने में कहाँ दिक्कत है उसमें? जो चीज सूट ना करे वो विचार में तब्दील हो जाती है आपकी। हम देखिए यहाँ सीधी सी बहस ये है कि दूसरी तरफ महागठबंधन बन गया या मोदी जी के सामने कौन होगा, इस बात की बहस है। और आप एक बात समझिए, किसी के नाम नहीं लेना। अरे सुनिए ना, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ महागठबंधन कहीं नहीं बना है और यही सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जीत का मोदी जी को हटाने का फार्मूला यही लगा रहे।
देखिए हर स्टेट में ट्रायंगल है, हर स्टेट में ट्रायंगल है, मैं गिन के बता दूं। मान लेते हैं नहीं है, तो फिर ये कैसे हराएंगे? वो तो भी रामदास अठावले क्यों कह रहे हैं? रामदास आप संभाल नहीं पा रहे हैं। उधर शिवसेना क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? जयदी साहब क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? वो तो सबका विचार है अपना, विचारों पे। जब आप किसी के साथ गठबंधन में होते हैं तब आपके हर सवाल पर, हर जवाब पर सवाल होता है। गठबंधन का धर्म बनाना चाहिए। रामदास अठावले के उस बयान को जिसमें वो मायावती को इनवाइट करते दिख रहे हैं, वाजपेयी जी का विश्लेषण सही है? उतनी सहजता से लिए जाना चाहिए उनका स्टेटमेंट? प्रीति जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या इस देश में एक गठबंधन बेरोजगार युवाओं का नहीं होना चाहिए, ताकि इन गठबंधनों से वो सवाल पूछ सके कि 5 साल में जो सत्ता में बैठे थे उसने क्या किया और जो विपक्ष में बैठे थे उन्होंने क्या किया बेरोजगार युवाओं को और किसानों को? जब बेरोजगार युवा सड़क पे डंडे खा रहा था तो विपक्ष बैठा हुआ एसी में बैठा था और सत्ता पक्ष कह रहा था रोजगार के लिए क्या हमने 4.5 आपका क्या एजेंडा है? 2019 के अंदर बेरोजगार युवाओं का एक मंच बनना चाहिए जो इनसे सवाल पूछे कि आपने क्या किया, क्या किया आप लोगों ने? सबसे सिक्त लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी बनी, कैसे बनी है? का डंडे खाया आप क्या कर रहे थे? उज्ज्वला गैस योजना लेके आए, घरों में बिजली पहुंचाई, लाखों लोगों को रियायती घर दिया, गांव में सड़कें पहुंचाई, किसानों को आप नक्सलवादी कह रहे थे। कितनी चीजें आप क्या करवाएंगे? आप एक ही देखिए, देश के अंदर ये रोजगार का मामला जो है इसका ढर्रा बदल चुका है। सरकारी नौकरियों में कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये एक बड़ा विषय गंभीर है। लेकिन इसीलिए सरकार ने क्या किया कि रोजगार के लिए अलग से अवसर प्रदान करने, बेरोजगारों का गठबंधन होना चाहिए देश के अंदर, साफ जो इन नेताओं को बिल्कुल सही के लिए। सबसे पहले हमने एमएसपी बढ़ाई, नीम कोटेड यूरिया लेके आए, हेल्थ सॉइल कार्ड बनाए। किसान कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए सरकार था किसान दिल्ली के अंदर, आप क्या कर रहे थे? किसान में जब आकलन करना होगा तब आप क्या कर रहे थे? जंतर मंतर में बैठ कर किसान मलमूत्र खा रहा था। भाई किसानों के लिए क्या काम इस सरकार ने किया, सरकार ने नहीं किया। नहीं मिलने गया किसानों के लिए तो आप दोनों के विश्लेषण को रुक जाइए, आप दोनों एक दूसरे पर चीटाकशी करिए। आप बोलिए कि हमने अच्छा काम किया, दूसरा कह रहे हैं हमने कुछ नहीं कह रहे। शेष नारायण जी, सच्चाई क्या है? और अगर वाकई में सत्ताधारी पार्टी ने बहुत बेहतरीन काम किया है तो रामदास अठावले जैसे लोग दोस्ती की दुहाई क्यों देते दिख रहे हैं मायावती को? रामदास अठावले, अरे रामदास अठावले एजीपी चला गया, आंसू से राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, और टीडीपी चला गया, शिवसेना आंखें दिखा रही है। खैर जाने दो, ये तो नेता हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल है फिर वही नरेंद्र मोदी जी के जो प्रॉमिसेस हैं 2014 में, जिन पे डंका बजा था, मेरे गांव में लड़के मोदी मोदी करते हुए सोते उठते करते थे, उनकी नौकरियां कहाँ हैं? जो सांड खोल दिए हैं हमारे खेतों में, उनका जवाब कहाँ है? और भाई साहब, आप कहेंगे जो आपको होमवर्क मिला था वो तो आपने किया नहीं, एक्स्ट्रा काम करके सुधांशु त्रिवेदी आप कहते हैं विदेशों में बड़ा नाम कमाया। अरे भैया घर में तो ठीक कर लेते। इसलिए भाई दोनों, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जो अभी जयदी साहब ने कहा कि जब जनता तय करेगी कि हमारा किसानों को इन्होंने कितना बेइज्जत किया, इस सरकार ने, उन सरकार ने भी किसान को फालतू को समझते हैं। कहाँ हुई डबल इनकम भाई? और यहाँ आए लतियाए गए, वहां पे दिल्ली में फंसी, बम्बई में फंसी, इश्यूज हैं। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ये जाती हो जाएगी, ये बिल्कुल जाती हो जाएगी। देखिए हमने बड़ी ईमानदारी से किसानों के लिए काम किया। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी किसने बढ़ाई है? बच्चियों के सबसे पहले हमने बढ़ाई है। सुधांशु जी इस बात का उत्तर देना चाह रहे हैं, सुधांशु जी इस बात का उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रेमचंद मिश्रा जी भी जाहिर तौर पर आप पर सवालों की झड़ी लगाने वाले हैं। प्रेमचंद मिश्रा, जल्दी से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 2014 में जो वादे किए थे मोदी जी ने, क्या उसमें से एक भी वादा पूरा हुआ जो लोग इनको वोट करेगा? नंबर 1। नंबर 2 कि आप समाज को बांटने के अलावा, और पाकिस्तान बजरंगबली अली, इसके अलावा भी कुछ किया है क्या? ये परिस्थिति लोग अब समझ गए हैं। पूरा देश का पैसा बाहर चला गया, पाकिस्तान रोज गोले बरसा रहा है, बेरोजगार की संख्या बढ़ती गई। आखिर समाज का कोई एक सेक्शन जिसको बीजेपी ने खुश किया हो पूंजीपतियों के अलावा, तो नाम बता दीजिए। पूंजीपतियों को आपने मालामाल कर दिया, पूंजीपतियों के अलावा आप किसी को कुछ नहीं कर पाए, गरीबों को जीवन बेहाल कर दिया। आखिर ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों ने पहली सरकार आई थी, हमारी सरकार आने के साथ ही 15 अगस्त 2014 को पहली बार जब मोदी जी लाल किले से बोले थे तो जनधन योजना पूंजीपतियों के लिए थी क्या?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूंजीपतियों अरे वो के लिए पहले था से क्या? चल रहा था। स्वच्छता अभियान सुधांशु जी, पूंजीपतियों के लिए था क्या? डायरेक्ट पैसा उज्ज्वला योजना हमारे पूंजीपतियों के लिए थी क्या? गरीब लोगों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत पूंजीपतियों के लिए नहीं थी, स्टार्टअप इंडिया पूंजीपतियों के लिए नहीं थी जनाब। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, मगर आपने कहा तो मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पहली बार आरक्षण के मुद्दे पर जात बिरादरी से अलग हटकर अगर एक ऐसा आरक्षण मोदी हो, मैं अपनी बात कर लूं भाई, लगातार डिस्टर्बेंस हो रहा है। बात कर रहे हैं आप प्रेमचंद जी रुक जाइए, आपने सवाल पूछा उत्तर तो ले लीजिए। उसको लेकर देश से भागा दिया। प्रेमचंद मिश्रा जी आपने अच्छी बात कही, माल्या हो या नीरव मोदी देश के बाहर भाग गया। अरे भागने की जरूरत जब पड़ती है जब उसे लगे खतरा है। जब तक आराम से मिल बांट कर सब खा पी रहे थे तो भागने की जरूरत ही क्या थी? हमारे ही रिजीम में भागना पड़ा, एक एक मुकदमा हमारे रिजीम में हुआ है, वापस भी मिशेल आया है, माल्या भी आएगा। और मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने सरकार के जमाने की एक धारा बता दीजिए, एक नियम बता दीजिए ना जो उनके खिलाफ आपने लगाया हो। अगर किसी ने आप बता दीजिए ना कि हमने ये प्रावधान का प्रयोग किया था। अरे मोदी जी ने माल्या जी भक्तों को 500 रुपए की रिश्वत क्यों दे रहे हो? राम को हजारों कोई जवाब नहीं। क्या बात कर रहे हैं? खुदाई मिलाना मिसाले से न राम के रहे ना राम के भक्तों के आप। अब राम भक्तों को 500 रुपए। लेकिन सच्चाई ये है, ये सच्चाई है कि पोल जो कह रहा है वो ये बता रहा है कि आपने जितने भी छीटाकशी सत्ताधारी पार्टी पर की, पोल ये बता रहा है कि राहुल गांधी तगड़ी चुनौती नहीं दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के चुनाव में। ये है विश्लेषण।